हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आज आपका लक्ष्य टेस्ट सीरीज का फर्स्ट टेस्ट था, तो उसी के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने के लिए अभी हम यहाँ पर हैं। मैं भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 180 से लेकर क्वेश्चन नंबर 200 तक। ठीक है बेटा, सो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले मैं उठा रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 180। क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, देखेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। और करेक्शन जो यहाँ पे आता है, सबसे पहली बात ये आती है कि यहाँ पे आपसे जो बोला जा रहा है कि आपको केवल और केवल करेक्ट वाले स्टेटमेंट देखने। ठीक है, सबसे पहली बात आ रही है बेटा, जो आपका क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि वो कोफैक्टर्स के बारे में है। किसके बारे में है? कोफैक्टर। अब आप जानते हैं कि कोफैक्टर्स जो होते हैं ये अपन ने 3 प्रकार के पढ़े थे। ठीक है, सबसे पहला जो कोफैक्टर अपन ने पढ़ा था बाबू, दैट वाज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। सेकेंड वाला जो मैंने तुमको बताया था वो था अपना कोएंजाइम। थर्ड वाला जो आया था वो था मेटल आयन। इनके तीनों के साथ कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जुड़ी हुई थी। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और नेचर में ऑर्गेनिक होता है। याद आया आपको? कोएंजाइम जो होता है ये नेचर में ऑर्गेनिक तो होता है, बट बॉन्ड टेम्पररी होता है। टेम्पररी बॉन्ड होता है, जब जरूरत होगी केवल तभी बनेगा। लास्ट मेटल आयन। मेटल आयन को अपन एक्टिवेटर कहते हैं, एक्टिवेटर कहते हैं। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। अब अगर ये जो अपनी प्रॉपर्टीज है इनको देखते हुए अपन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को स्टडी करते हैं, स्टेटमेंट्स को देखते हैं, तो अपने को देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, या सभी सही है या सभी गलत है। ठीक है, तो पहले तो देखो किसके बारे में बोला जा रहा है, मेटल आयन के बारे में। देख बाबू, मेटल आयन जो होता है लूजली यहाँ कोऑर्डिनेट बाउंड आता है और इनको क्या नाम दिया जा रहा है? एक्टिवेटर। तो ये तेरा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा जो आ रहा है सेकेंड स्टेटमेंट, ऑर्गेनिक है भाई नेचर में और फॉर्मली जुड़ा हुआ है। फॉर्मली मतलब बॉन्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग। और इसको नाम दिया गया है प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या नाम दिया गया है? प्रोस्थेटिक। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। थर्ड और लास्ट वाला जो आ रहा है, देख 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 देख, नाम दिया हुआ है टेम्पररी बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? टेम्पररी, लूज अटैचमेंट है। और नेचर कैसा है? ऑर्गेनिक। नेचर कैसा है? ऑर्गेनिक। मतलब देखे जाए तो जितने भी स्टेटमेंट देखो दिए गए हैं कोफैक्टर के लिए, कोफैक्टर के क्राइटेरिया के अनुसार जो दिए गए हैं, वो सभी के सभी स्टेटमेंट जो है वो कैसे जा रहे हैं? सही। तो बेटा जो तेरा पहला क्वेश्चन है 180 वाला, उसका आंसर आएगा डी, दिल्ली। ठीक है, चालू करते हैं सेकंड वाला। अब देख यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा बेटा, रॉन्ग। वो भी किसके बारे में? सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज का इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा। पहला, सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड। सुक्रोज क्या होता है? डाइसैकेराइड। हाँ जी बिल्कुल सही है, सुक्रोज 2 यूनिट से मिलकर बनता है, डाइसैकेराइड। सही है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। हाँ जी बिल्कुल सही है, ओनली नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्लास में डिस्कस कर चुके हैं अपन। जमा होता है साइटोप्लाज्म में। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट शुगर के फॉर्म में जब इधर से उधर जाता है तो वो जमा हो जाता है। ठीक है ना, कई बार डिपॉजिट का रूप भी अपनाता है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा इशू आ रहा है। अगर आप इन दोनों यूनिट्स को देखोगे तो आपको नाम मिलेगा माल्टोज और फ्रक्टोज। जबकि बेटा आप जानते हो, मैं भी जानता हूं कि माल्टोज नहीं, हमारे सुक्रोज की यूनिट होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। कौन होती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत है, लेकिन यही आपका सही आंसर है। दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो 181 का आंसर दिल्ली है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर पूछा गया गुड्डू प्रोटीन का। प्राइमरी, पहला, प्राथमिक, सबसे पहला बेसिक स्ट्रक्चर, कंपलसरी स्ट्रक्चर किसके दम पे बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड के दम पे। हम भी जानते हैं, अपन पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटीन की आन बान है पहचान प्रोटीन की, जहां से शुरुआत होती है प्रोटीन की, वो कौन होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। सो दिस इज द आंसर, पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। स्टेटमेंट दिए गए हैं और फिर उसके बारे में ऑप्शन है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, पॉलीसैकेराइड का राइट एंड रिड्यूसिंग होता है। हाँ जी बिल्कुल सही है, अपन ने डिस्कस भी करा था, आर से राइट आर से रिड्यूसिंग। तो पॉलीसैकेराइड का राइट एंड रिड्यूसिंग है। अब अगर राइट एंड रिड्यूसिंग है तो बच्चा जी जो बचा हुआ है मतलब लेफ्ट एंड, वो कैसा हो जाएगा? नॉन रिड्यूसिंग। ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है, ये रिड्यूसिंग आएगा, नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है ना?
ओके चल, ये सही है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, स्टार्च आयोडीन को होल्ड कर सकता है। हाँ जी बिल्कुल सही है। आप जानते हो, अपन पढ़ चुके हैं, स्टार्च आयोडीन के साथ कैसा कलर देता है? ब्लू। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कैसा है? हेलिकल। जबकि सेल्यूलोज जो है, अपन पढ़ चुके हैं कि सेल्यूलोज आयोडीन के साथ बेटा जी कोई भी कलर नहीं देता है, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा है? नॉन हेलिकल। कैसा है? नॉन हेलिकल। तो जी हाँ बिल्कुल, ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका ये भी सही है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है। अब आती है स्टार्च और ग्लाइकोजन। स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ही ब्रांच्ड होते हैं। जी हाँ बिल्कुल सही है ये वाली बात। अमाइलोपेक्टिन याद आया? अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। स्टार्च जमा होता है पौधों में, तो वहीं पर ग्लाइकोजन जमा होता है एनिमल्स में। अरे भैया, लिवर और मसल में यही तो है जो जमा हो रहा है। ये जो आपका थर्ड वाला स्टेटमेंट है, फोर्थ वाला सॉरी, ये भी सही है। और इस हिसाब से देखे जाए तो सभी स्टेटमेंट सही हुए बेटा, सारे स्टेटमेंट सही हैं, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, 183 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं गुड्डू। 184, सिंपल सी बात है, 2 हाइड्रोजन लगे हैं, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, सेंट्रल में अल्फा कार्बन है आपका, दिस इज द अल्फा कार्बन। ओके बेटा, ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होती है, अपन पढ़ चुके हैं, ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ठीक है। 185, ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंटेन्स। देख बेटा, बात को समझ ले पहले। वैसे तो देखा जाए तो हीमोग्लोबिन में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन हो जाती है, 2 अल्फा 2 बीटा। लेकिन बात समझ, क्वेश्चन समझ। अगर तूने 4 मंजिल का घर बनाया है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें दूसरी भी आई गई होगी, तीसरी भी आई गई होगी, तब जाके तू चौथी बना पाया हो। क्वेश्चन घुमाने वाला है, असलियत में आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबोव। क्या आएगा आंसर? ऑल ऑफ द अबोव। अगर यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी होता तो आंसर क्वाटरनरी आता, लेकिन ये सब कवर अप हो जाएंगे किसमें? ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, ओके। अगले पे आते हैं 186। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन, सॉरी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरासिल। यूरासिल बेटा एक नाइट्रोजनस बेस है, पिरिमिडिन होता है। पिरिडिन जिसे आप जानते हैं सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, तो आपके सामने जो रिंग बनी हुई है ये भी कैसी है? सिंगल रिंग। कोलेस्ट्रॉल तो बेटा हो नहीं सकता है, कोलेस्ट्रॉल के अंदर 4 रिंग होते हैं। एडिनोसाइन भी नहीं है, ये एडिनाइक एसिड भी नहीं है, क्योंकि वहां पे डबल रिंग स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, ओके। तो ये स्ट्रक्चर किसका हुआ? यूरेसिल का। यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस होता है, ओके, जो कि पाया जाता है आपके आरएनए में। आगे बढ़ते बेटा, क्वेश्चन नंबर 187। क्वेश्चन पे देख लेते हैं किसके बारे में पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया साफ साफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। वो ऑप्शन मांगा गया आपसे कि ऐसा ऑप्शन बताइए जिसमें केवल और केवल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा देखना पड़ेगा, टेबल दी है आपको, टेबल है आपके एनसीईआरटी में, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में टेबल है। आंसर बेटा इसका डी आएगा। ये सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमको मिलते हैं प्लांट्स से, फंगस से और बैक्टीरिया से। एनिमल कभी भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एनिमल्स आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, याद रखिएगा इसको। ठीक है, सो आंसर आएगा डी, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में पूछा गया। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या असर डालेगा Km पर और Vmax पर? पहले तो समझ ले, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होता है वो आपके Km को बढ़ा देगा। Km क्या है? Km, व्हाट इज Km? Km क्या है? Km shows the affinity relationship between enzyme and substrate। आपके एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच का जो प्यार है उसको कौन प्रदर्शित करता है? Km। ठीक है, तो यहां पे बेटा Km बढ़ जाएगा, लेकिन Vmax के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा जब बात होगी किसकी? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की। ठीक है, सो इसका आंसर आ रहा है 188 का आंसर ए, यानी आगरा। आगे बढ़ते हैं बेटा, डीनेचुरेशन के बारे में पूछा गया है। जैसा कि आप जानते हैं डीनेचुरेशन जो है यहाँ पे बताया गया है किसका? प्रोटीन का। डीएनए का भी होता है, बट यहां पर अपन बात कर रहे हैं किसकी? प्रोटीन की। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? डीनेचुरेशन में क्या खत्म हो जाएगा? क्या खत्म हो जाएगा? पहले ये देखते हैं क्या खत्म नहीं होगा, तो अपने आप वो बचेगा जो खत्म होगा। बेटा
डीएनए जब आपके प्रोटीन का डिनेचुरेशन होता है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर को कुछ नहीं होता है, वो बच जाता है, वो हमेशा बच जाएगा। तो मतलब अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर बच रहा है तो ऑब्वियस सी बात है प्राइमरी स्ट्रक्चर बना काहे से बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड से, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड भी बच जाएंगे। और पेप्टाइड बॉन्ड बने किसके बीच में है, तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड के बीच में। तो ये भी बच गया, ये भी बच गया, ये भी बच गया, क्या नहीं बचेगा, प्रोटीन की 3D संरचना, जो 3D स्ट्रक्चर था आपके प्रोटीन का वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सारे एक्टिव साइट्स खत्म हो जाएंगे, जो वुलन बॉल में आपने बनाया था प्रोटीन को वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आंसर दिल्ली आएगा, क्या आएगा, दिल्ली। आगे बढ़ते बेटा, मैच द कॉलम है, सिंपल क्वेश्चन है, कॉलम मिला के जोड़ी बना के, जोड़ी तो बनाना आती होगी तुमको, ठीक है ना। अपने को ऑप्शंस इसमें से सिलेक्ट करना है। फैटी एसिड का पाल्मिटिक एसिड है, फॉस्फोलिपिड आपका लेसिथिन है, एरोमेटिक अमीनो एसिड जो होती है वो ट्रिप्टोफैन है, और एसिडिक जो होती है वो ग्लूटामिक एसिड, एसिटिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो अगर देखें तो जो सभी कॉलम मिल रहे हैं वो इस वाले में है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल लड्डू क्वेश्चन एकदम। 190 का आंसर बी है, बॉम्बे, 190 का बी, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, इनकरेक्ट तो नहीं, सॉरी, यहाँ पे करेक्ट सेट पूछा गया है, क्या पूछा गया, करेक्ट सेट। बेटा जी देखो, ट्रिप्सिन जो है वो हार्मोन नहीं है, ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम, ये गलत हो गया है। इंसुलिन जो है वो एंजाइम नहीं है, इंसुलिन इज अ हार्मोन, ये वाला करेक्ट है। ग्लूट ग्लूट का फुल फॉर्म होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कहा जाता है इसको। देखिए मैं आपको समझा देता हूं, जो आपकी सेल होती है ना बेटा, जो आपकी सेल्स रहती हैं, ठीक है, उनके ऊपर ऐसे दरवाजे बने होते हैं, गेट्स बने होते हैं, ये वो दरवाजे हैं, ये वो गेट्स हैं जिनसे अंदर आएगा कौन, आपका ग्लूकोज। ये जो गेट्स होते हैं इन्हीं को नाम दिया जाता है ग्लूट। ये क्वेश्चन आ चुका है, एग्जाम का क्वेश्चन है नीट के, शायद 2018-19 का क्वेश्चन है ये। सबसे कॉमन ग्लूट कौन सा होता है, तो याद रखना द मोस्ट कॉमन ग्लूट इज ग्लूट 4। यहां पर पहले इंसुलिन आके अटैच होगा, इंसुलिन पहले यहां पर आके अटैच होगा, तब जाके ओपन होगा आपका गेट, ग्लूट जो है वो ओपन होगा और अंदर एंटर कर पाएगा ग्लूकोज। कौन एंटर कर पाएगा, ग्लूकोज, ठीक है। तो ये सिस्टम रहता है, सॉरी ये पिछले क्वेश्चन का आ गया है, सॉरी। अभी अपन इसको देख लेते हैं, ये तो मैंने ग्लूट का समझा दिया आपको। लिविंग स्टेट आ रहा है, लिविंग स्टेट के बारे में पूछा गया है बेटा, याद रखना एनसीईआरटी की लाइन है बहुत ही सिंपल, लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। लिविंग स्टेट जो होती है वो कैसी स्टेट होती है, नॉन इक्विलिब्रियम और स्टेडी अवस्था होती है, मतलब कभी भी आप बैलेंस नहीं बना पाओगे, कैटाबॉलिज्म कभी ज्यादा होगा तो कभी एनाबॉलिज्म ज्यादा हो जाएगा, कभी आपके अंदर एटीपी का यूज ज्यादा होगा तो कभी एटीपी का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, कंटिन्यूअसली लगातार चलता रहेगा। इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस कभी नहीं बनेगा, बट प्रोसेस हमेशा चलती रहेगी। अगर चलती रहेगी तो कैसी स्टेट है, स्टेडी स्टेट, ठीक है। समझ आ गई बात आपको। चलिए 193 पे आते हैं, अगला वाला एसिड सॉल्यूबल पूल के बारे में पूछा गया भाई साहब। वो चीजें जो ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, याद करिए अपन ने पढ़ा था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, लिविंग टिश्यू को पीसा था एसिड में, फिर छाना था, और जो नीचे बीकर में जो इकट्ठे हुए थे उनको नाम दिया था एसिड सॉल्यूबल। इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है बेटा, 18 से लेकर 800 डाल्टन। डाल्टन मतलब मॉलिक्यूलर वेट को नापने की इकाई, जो यूनिट आती है उस यूनिट का नाम है डाल्टन। तो जो आपका आंसर आएगा डेट इज ए, आगरा आपका आंसर है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 194। मैं क्लास में भी ये वाला क्वेश्चन कई बार बता चुका था, अगर आपको याद हो तो। क्या पूछा गया, देखिए एक डायग्राम दिया है, उसके लेफ्ट और राइट एंड को किस नाम से बुलाओगे ये पूछा गया है। मैंने क्या बोला था तेरे को, ये याद रखना, बोला था पहले ये देख लेना कि पॉलीसेकेराइड है कि पॉलीपेप्टाइड है, याद आया तेरे को, ठीक है। अब बाबू समझ, वहां पे नाम क्या दिया है, नाम दिया है पॉलीसेकेराइड। क्या नाम दिया है, पॉलीसेकेराइड। बेटा पॉलीसेकेराइड का राइट एंड हमेशा रिड्यूसिंग होता है, अभी अपन देखा भी है क्वेश्चन में, पॉलीसेकेराइड का राइट एंड हमेशा रिड्यूसिंग होता है और लेफ्ट एंड हमेशा नॉन रिड्यूसिंग। तो दिस इज द रिड्यूसिंग एंड दिस इज द
नॉन रिड्यूसिंग एंड। अब देख ले, इस हिसाब से जमाते हैं अपन। देख, लेफ्ट एंड को बताया गया है नॉन रिड्यूसिंग, ये देखिए दिख रहा है, ठीक है ना, और राइट एंड को क्या बताया गया है, रिड्यूसिंग। आंसर सी है बेटा, सी इज द आंसर, कैलकाटा इसका आंसर आएगा, ठीक है। चले आते हैं 195 पे, एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी से इक्वेशन डायरेक्ट उठा के दिए। अपनी टेस्ट सीरीज में मैक्सिमम, मतलब तू मान के चल 95% क्वेश्चन जो रहेंगे देखो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी वाले मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइप के, इस प्रकार के, ठीक है। जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सके उतना अच्छा है। यहां पे जैसे पूछा गया है कि जो रिएक्शंस दी गई हैं इनमें से सही वाली रिएक्शन कौन सी लग रही है तेको। देख बेटा, इसको पकड़ो तू, यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसको पकड़, ईएस कॉम्प्लेक्स। ईएस कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन होता है, याद कर, अपन ने पढ़ा था, इट इज अ ट्रांजिशन स्टेट, अस्थायी अवस्था, इधर भी जा सकती है और उधर भी जा सकती है, कहीं पर भी। पहाड़ की चोटी पे है तू, वापस नीचे लुढ़क सकता है या उधर नीचे लुढ़क सकता है, लुढ़कना तो है। तो बात यह है कि अगर ये रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबिलिटी का एरो यहां आना चाहिए, दिस वन। समझ आ रही बात है? ये वाला इक्वेशन, ये वाली रिएक्शन सही है, बाकी सब गलत। क्योंकि तू खुद देखना, एक बार जब प्रोडक्ट बन गया तो तू वापस थोड़ी ना पलट सकता वहां से। क्लास में एग्जांपल भी दिया था अच्छा वाला, है ना, प्रोडक्ट बनने के बाद वापस नहीं आ सकते हैं, संभावना यहां से है, यहां से पलट सके तो पलट जा, आगे उम्मीद नहीं है, ठीक है। चल अगले पर आते हैं, 196 वाला बड़ा क्वेश्चन है, देख छोटा बना देते हैं इसको। करेक्ट पूछा है एंजाइम के बारे में, करेक्ट पूछा है, वो भी किसके बारे में, एंजाइम के बारे में। पहली बात, एंजाइम फ्री एनर्जी को प्रभावित नहीं करते, ओवरऑल चेंज को। हाँ जी बिल्कुल सही है, एकदम सही है, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते बेटा। अगर रिएक्शन में सम्मिलित ही नहीं हो रहा है तो फ्री एनर्जी को प्रभावित नहीं करेगा, सिंपल सी बात। दूसरी बात, हाईली स्पेसिफिक होते हैं, जी हाँ, एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं, जिस सबस्ट्रेट के लिए बने हैं उसी से जुड़ेंगे, उसी पे असर दिखाएंगे, उसी पे काम करेंगे, और कोई नहीं, ठीक है। एनर्जी इनपुट जो होता है केमिकल रिएक्शन को चालू करवाने के लिए, उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। आप रिएक्शन को एक्टिवेट कर रहे हो, ज्वाला दे रहे हो भैया, उसको शुरुआत करवा रहे हो, तो उस एनर्जी को क्या नाम दिया जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम का 3 डायमेंशनल शेप ही उसके सारे कार्यों की जड़ है, क्योंकि 3D शेप में ही क्या बन के तैयार होता है बेटा जी, एक्टिव साइट, और एक्टिव साइट पर ही कौन आके जुड़ेगा, सबस्ट्रेट। तो देखा जाए तो सभी ऑप्शन, सभी विकल्प सत्य है, आंसर आ गया दिल्ली, डी इज द करेक्ट आंसर बेटा, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ रहा है 197, बहुत ही सिंपल है। अमीनो एसिड एक ऐसी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, अपन ने क्लास में पढ़ा था। ऐसे अमीनो एसिड को आप क्या नाम देते हैं, ज्विटर आयन, क्या नाम देते हैं, ज्विटर। ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, दोनों चार्ज आ गए। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, मूव ही नहीं करेगा, जब तू इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएगा ना इसका, तो ये मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि उस ज्विटर आयनिक फॉर्म में ना। अगला, लॉन्गेस्ट पोर्शन इन अ बैक्टीरियल फ्लैजिलम, लड्डू क्वेश्चन एकदम। फिलामेंट जो है वो फ्लैजिला का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, पहली बात तो देखिए, आपको पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट। क्या पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। ओके देखते हैं यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट, और वो भी किसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ओके, क्लोरोप्लास्ट सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है एकदम। हम जानते हैं क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए बताया गया है यहाँ पे, जी नहीं, ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट में तो ये आ गया पहली बात आपका आंसर, ये आपका आंसर अलग ही हो गया, ठीक है ना। और आगे कंफर्मेशन के लिए देख लेते हैं कि दूसरे उसमें कुछ स्टेटमेंट में कुछ इश्यू तो नहीं आता है। राइबोसोम जो होते हैं वो 80S होते हैं, ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, 70S राइबोसोम होते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि इनर मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली मोर परमिएबल, ये भी गलत है। तो जी हाँ बिल्कुल, हमारा जो पहले ही हमने सोचा था कि बी वाला आंसर सही आएगा, सही आ गया, बी आंसर इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लास्ट वाला, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट।
ठीक है, स्वेडबर्ग्स कोएफिशिएंट भी कहा जाता है इसको, नाम आपने सुना होगा कभी। ओके भैया, ये शो करता है किसी भी चीज की डेंसिटी, आपने इसको ऐसा देखा होगा राइबोसोम में 70s 80s, तो यहाँ पे जो S होता है इसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन। ओके, सेडिमेंटेशन होता है किसके बेसिस पर, डेंसिटी के बेसिस पे होता है। सो दिस इज द आंसर। ओके चलिए, तो ये आपके 200 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हुए। ऑल द बेस्ट आपके नेक्स्ट टेस्ट के लिए। अगर कुछ डाउट वगैरह रहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट पे हमसे मिल सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह आ रही हैं, डाउट्स आ रही हैं, वो अपन बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।